जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे। ऑसम। इज एवरीवन बैक आफ्टर द ब्रेक? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप सब ब्रेक से वापस आ गए हैं? यस 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 सर। चलो चलो भाई, चलो चलो, लेट्स मूव अहेड एंड आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्या टॉपिक्स हैं? अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब हमको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, अब हमको चीजें अपने आप फ्लो में समझ आती जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि क्या सर ऑब्लिगेशन से प्रैक्टिसिंग यूनिट की और ऑब्लिगेशन से रिव्यूअर की, ये मैं पहले आपको पीयर रिव्यू प्रोसेस करा देता हूं, उसके बाद पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं सर पीयर रिव्यू प्रोसेस की। बड़ा सिंपल कर दिया इन्होंने प्रोसेस। अगेन इस एरिया में अमेंडमेंट है, तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था सीए फाइनल का, ठीक है, कब दिया था सर? नवंबर 2020 में। उस टाइम पे इस पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर से देयर वर अराउंड 10 मार्क्स एमसीक्यूज, 10 नंबर के एमसीक्यूज आ गए थे सर। किस चीज को लेके? डेज को लेके। जितने डेज आप यहां पे देखोगे ना, सब चीजों को लेके उन्होंने कुछ ना कुछ एमसीक्यू बना लिए थे। पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहे, आपने मेरी चीजों को ध्यान से सुना, सीखा, अपने आप ये सारे एमसीक्यूज या कुछ भी क्वेश्चन है आप आराम से चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले तो जिस भी प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपना पीयर रिव्यू कराना है, वो एप्लीकेशन करेगी फॉर द पीयर रिव्यू इन एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म नंबर 1। तो क्या करना है? जिस भी प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपना पीयर रिव्यू कराना है, वो एसीक्यू भेजेगी। सर एसीक्यू का क्या मतलब है? एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 1 में। किसको भेजेगी? पीयर रिव्यू बोर्ड को। इन केस इसका जो पीयर रिव्यू है, इट इज इनिशिएटेड बाय द बोर्ड, प्रैक्टिसिंग यूनिट नहीं भेज रही, बोर्ड खुद इसका पीयर रिव्यू कराना चाहता है, तो जो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर है इन फॉर्म 1, इट शुड बी सबमिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड सर्टिफिकेट। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोलेगा कि भाई तुम हमको रिक्वेस्ट करो कि हम तुम्हारा पीयर रिव्यू करें। ठीक है, इतनी सी बात आपने समझ के चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन मेंशन्ड अबव रिसीव्ड बाय द बोर्ड शुड बी ड्यूली नंबर्ड। वो उस पर नंबरिंग डाल के चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, नंबरिंग करके चलेगा। ऑन द रिसीट ऑफ सेट एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर, 3 रिव्यूअर के जो नाम है, इट विल बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट विद इन 3 वर्किंग डेज। क्या ये 3 दिन का सेंस बन रहा है? हाँ सर। तो जैसे ही आप उसके पास एप्लीकेशन आई, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बोर्ड 3 नाम भेजेगा। ठीक है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को 3 में से एक सेलेक्ट करना है 1 वर्किंग डे में। यानी जब मैं 3 नाम भेजता हूं तो मेरे पास 3 वर्किंग डे, और जब मुझे एक नाम सेलेक्ट करना है तो मुझे उसके लिए 1 वर्किंग डे मिलेगा। किसको? प्रैक्टिसिंग यूनिट को। बोर्ड शैल अपॉइंट द पीयर रिव्यूअर सिलेक्टेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट इन अकॉर्डेंस विद दीज गाइडलाइंस। द बोर्ड शैल इंटीमेट the reviewers so selected to submit a declaration of confidentiality। क्या इसी के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि जो पीयर रिव्यूअर है उसको एक सबमिट करना पड़ता है डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वही डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है। सर ये कौन से फॉर्म में आएगा? दिस विल बी इन फॉर्म 2 एंड इट विल बी सबमिटेड टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ चॉइस ऑफ नेम ऑफ द रिव्यूअर फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मुझे क्या भेजना है? मुझे एज अ पीयर रिव्यूअर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भेजना है। किसको भेजना है? फॉर्म नंबर 2 में प्रैक्टिसिंग यूनिट को विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट। ये 2 वर्किंग डेज कहां से शुरू हुए? जब प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपनी चॉइस बनाई थी रिव्यूअर की, वहां से ये 2 वर्किंग डेज शुरू हुए। अब इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर declaration of confidentiality needs to be given by the reviewer. Practicing unit shall also provide a copy of application cum questionnaire in the form 1 submitted to the board to the reviewer within 2 working days of appointment of reviewer। क्या आप ये दोनों बातें समझ पा रहे हो? जो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने एसीक्यू बोर्ड को भेजा था स्टार्टिंग में, क्या वो रिव्यूअर को भी भेजने की जरूरत है? आंसर इज यस। कितने दिनों में? विद इन 2 वर्किंग डेज
ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर, यानी जैसे ही उसको पता चला रिव्यूअर अपॉइंट हो गया है 2 दिन के अंदर अंदर उसको बताना है। अब रिव्यूअर को भी कुछ देने की जरूरत है, बताओ क्या? अब आपके पास कुछ आता है अपने दोस्त से, तो आप भी तो रिटर्न गिफ्ट देते हो, तो आप रिटर्न गिफ्ट में क्या दोगे? आप रिटर्न गिफ्ट में दोगे डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। 2 दिन में या 3 दिन में? जब वो 2 दिन में दे रहा है तो तुम भी 2 दिन में दो। तुम होशियार क्यों बनते हो? तुमको भी 2 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट प्रैक्टिसिंग यूनिट ने आपकी चॉइस करी, आपको भी 2 दिन के अंदर अंदर उसको डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना है। तो अगर मैं समरी बनाऊं, सबसे पहले एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है? फॉर्म नंबर 1 में। जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपके पास कितने ऑप्शन आते हैं? 3 ऑप्शन आते हैं 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 3 ऑप्शंस विद इन 3 days आर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। आपने क्या करना है? 3 में से एक सेलेक्ट करना है 1 दिन के अंदर अंदर। क्या ये सेंस बना रही है बातें आपके लिए? मेरे लिए तो बना रही है, आपके लिए भी बना रही है? नहीं बना रही? बना रही है सर। इसके बाद होगा 2-2 दिन वाला काम। सर 2-2 दिन वाला काम क्या है? जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर पीयर रिव्यूअर को भी भेजेगी 2 दिन के अंदर अंदर। यानी जिस दिन पीयर रिव्यूअर सेलेक्ट हो गया 2 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर मिल जाएगा। एंड पीयर रिव्यूअर भी रिटर्न गिफ्ट देगा। सर रिटर्न गिफ्ट में क्या देगा? वो भी 2 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देगा। क्या ये बातें समझ आई? क्या ये डेज की जो लिमिट्स है क्लियर हुई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। आर दीज लिमिट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बोलो यस और नो। कम ऑन। 3 दिन, 1 दिन, 2-2 दिन, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी। जल्दी से बोलो। ऑलराइट, चलो सर अब आता है नेक्स्ट स्टेप, पीयर रिव्यू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पीयर रिव्यूअर। अब पीयर रिव्यूअर क्या करेगा? कह रहा है बिफोर द कमेंसमेंट रिव्यूअर शुड इंश्योर दैट द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज फर्निश्ड टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट, जो इसको 2 दिन के अंदर अंदर देना था। एंड इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी ले ली है। हाँ, इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी ले ली है। नेक्स्ट पॉइंट, on receiving the application cum questionnaire in form 1 from practicing unit, reviewer shall initiate the peer review by intimating the practicing unit of the proposed visit and proposed sample। यानी ये बताएगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि ये कब आएगा और इसको क्या क्या सैंपल्स चाहिए। selected to be kept ready by the practicing unit, proposed samples selected are to be intimated by the reviewer in form number 5 prescribed by the board। एक बात बताओ, थोड़ा सा ना दिमाग खराब होगा सर, कितने फॉर्म्स हो गए? पहले तो आया फॉर्म नंबर 1 जिसमें हमने अप्लाई किया, ठीक है सर, आई बात समझ। फिर आया फॉर्म नंबर 2 जिसने बात करी किसकी? डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की थी कि 2 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देता है फॉर्म नंबर 2 में। अब आते हैं फॉर्म नंबर 5। 3 और 4 कहां गए? इसकी तो बात ही नहीं हुई। तो बात करते हैं सीधा फॉर्म नंबर 5 की। अब 5 की अगर बात हो रही तो 5 में इन्होंने क्या बोला? 5 में आपने सैंपल्स बताने हैं। 5 में आपने क्या बताने हैं? सैंपल्स। अब सर फॉर्म नंबर 5 सैंपल्स के साथ कैसे याद करें? तो ऐसे याद रख सकते हो, सैंपल इज योर ऑडिट एविडेंस। ओ, सैंपल क्या है? ऑडिट एविडेंस है। अगर सैंपल में आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो तो ऑडिट एविडेंस का ऐसे है 500। तो आप इस तरह से ऐसे 500 से याद रख सकते हो, फॉर्म नंबर 5 दैट इज ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो आप अपने सैंपल उसको निकाल के दे रहे हो। और बताओ सर, और आसान तरीका बताओ। सैंपलिंग इज ऐसे 530, बेसिक से चलते हैं ना, हम भी क्या टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। सैंपलिंग इज ऐसे 530, तो 530 कहां से स्टार्ट होता है? 5 से स्टार्ट होता है, तो फॉर्म नंबर 5 आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है सर। और बताओ, क्या रिव्यूअर ने जो एडिशनल पहले सैंपल मांगे वो एडिशनल सैंपल्स भी मांग सकता है? मांग सकता है। रिव्यूअर कैन सीक फर्दर और एडिशनल क्लैरिफिकेशन इन फॉर्म नंबर 6 फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट which shall be provided to the reviewer within 1 working day। 1 दिन के अंदर अंदर उसको एडिशनल चीजें भी मिल जाएंगी। तो इसको पहले तो स्टार मार्क करते हैं क्योंकि हमको ध्यान में रखना है। फिर क्या होगा? Reviewer shall within 2 working days of receiving the information from practicing unit select the assurance engagement that he would like to review and intimate to the practicing unit in form number 5। एक बात बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 2 सिमिलर नहीं है? जल्दी से एक बार देखो और बताओ मुझे, जल्दी से देखो और बताओ मुझे, क्या ये फीलिंग सिर्फ मुझे आ रही है या आपको भी आ रही है?
जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें आपने क्या किया, आपने सैंपल्स के बारे में बताया फॉर्म नंबर 5 में। जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें भी आपने सेलेक्ट करी एश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट दैट यू वुड लाइक टू रिव्यू, एंड आपने इंटीमेट करी प्रैक्टिसिंग यूनिट को फॉर्म नंबर 5। जल्दी से बताओ क्या पॉइंट नंबर 2 और 4 सिमिलर है? बोलो भाई, बोलो बोलो। यस सर। चलो, अब अगर आपको ये सिमिलर लगे, अब आपको ये सिमिलर लगे तो आपको ना घबराने की जरूरत नहीं है। बात किसकी हो रही है? फॉर्म नंबर 5 की हो रही है। बात हमेशा फॉर्म नंबर 5 की होती है जब भी सैंपल्स कम्युनिकेट करने हैं। अब ये सैंपल कम्युनिकेट कितने दिन में करने हैं? 2 दिन के अंदर अंदर करने हैं। यानी जब मेरे पास एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर आएगा, जब मेरे पास प्रैक्टिसिंग यूनिट की डिटेल्स आएंगी, यहां पे आई थी ना, प्रैक्टिसिंग यूनिट शेल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर टू द बोर्ड। जो उसने बोर्ड को दिया था वो रिव्यूअर को भी देना है विद इन 2 वर्किंग डेज। अब जब 2 दिन के अंदर उसने आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चनर दिया है तो आप सैंपल भी 2 दिन के अंदर अंदर भेजोगे। क्या ये बात समझ में? तो यही पॉइंट यहां लिख रखा है कि जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट से इंफॉर्मेशन आए, 2 दिन के अंदर अंदर आपने उसको सैंपल निकाल के देने हैं फॉर्म नंबर 5 में। रिव्यूअर कैन ऑल्सो प्लान फॉर एन ऑन साइट रिव्यू। सर ऑन साइट रिव्यू यानी आप खुद जाओगे प्रैक्टिसिंग यूनिट का जहां पे फर्म लोकेटेड है, उस लोकेशन पे जाके आप प्रॉपर रिव्यू प्रोसीजर्स करोगे। For the initial meeting in consultation with practicing unit, reviewer shall give practicing unit at least 2 working days to keep ready the necessary records for the selected assurance services। आपको उसको 2 दिन देने पड़ेंगे। क्या इन दोनों के बीच में जब भी कोई बात चल रही है उसमें 2-2 दिन है? डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन 2 days। जब प्रैक्टिसिंग यूनिट को इसको एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर देना होता है, 2 दिन के अंदर देना होता है। जब इसने उसमें से सैंपल निकालने हैं, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर निकालने हैं। और उसको जो टाइम दिया सैंपल इकट्ठा करने के लिए ऑन साइट रिव्यू के लिए, वहां पे भी आपने इसको 2 दिन दिए कि 2 दिन में आप इनको नेसेसरी रिकॉर्ड्स को रेडी करके रखो। अब इनको पूरा रिव्यू प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट करना है? 20 दिन के अंदर अंदर। 2 अभी भी है बट आगे 0 लग गया। तो द रिव्यूअर एंड प्रैक्टिसिंग यूनिट शैल म्यूचुअली कोऑपरेट एंड इंश्योर that the entire review process is completed within 20 working days। सर ये 20 दिन कब शुरू होंगे? जब एप्लीकेशन गई है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर बीइंग पीयर रिव्यूड, और या फिर जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया गया अबाउट द सिलेक्शन फॉर रिव्यू एज द केस मे बी। यानी जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोला कि भाई तुम्हारा पीयर रिव्यू होने वाला है, वहां से 20 दिन के अंदर अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। या फिर अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपना सुओ मोटो कराना था तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी वहां से 20 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस खत्म होगा। अगर मैं बात करूं न्यू यूनिट की, सर ये न्यू यूनिट कौन सा था? जिसको स्टार्ट हुए हुए 12 महीने से कम हुए हैं या फिर 12 महीने से तो ज्यादा हुए हैं बट इसने अभी तक कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं करी। तो इसके केस में इसका रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इंटायर पीयर रिव्यू प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट of the application cum questionnaire from the practicing unit for being peer reviewed। this is all about the planning part। this is all about the planning part। तो सबसे पहले हमने बात करी पीयर रिव्यू कैसे स्टार्ट होगा। तो पीयर रिव्यू स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जल्दी से बताओ कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 1 में, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर। इसमें एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर में क्या होता होगा मैं बताता हूँ। जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो डिटेल्स बताएगी कि उसके कौन पार्टनर्स हैं, कौन कौन उसके यहाँ एज अ एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, इन्होंने किस किस तरह के ऑडिट असाइनमेंट्स करे पिछले 3 सालों में। ये सारी इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करती है किसको? पीयर रिव्यू बोर्ड को। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पीयर रिव्यू बोर्ड ने कितने मेंबर्स का नाम सजेस्ट किया? जल्दी से बताना। 3 मेंबर्स का नाम सजेस्ट किया था। उन 3 मेंबर्स का नाम इन्होंने कितने दिन में सजेस्ट किया था? कम ऑन, 3 रिव्यूअर्स का नाम रिकमेंड किया था 3 वर्किंग डेज में। अब तो चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। अब उन 3 में से उसको सेलेक्ट करना है। एक तो कितने दिन मिलेंगे? 1 दिन मिलेगा। 1 आउट ऑफ द 3 रिव्यूअर्स नीड टू बी सिलेक्टेड विद इन 1 वर्किंग डे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आंसर इज यस। अब जब आपने उस एक को सिलेक्ट किया, ठीक है, जिस दिन सपोज मैं सिलेक्ट हो गया हूं, मुझे कितने दिन में डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना है? जल्दी से बताओ, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है। जब मैं सेलेक्ट हो चुका हूं मुझे कितने दिनों में डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देना है?
तू 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 मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा। अरे जब मेरे और प्रैक्टिसिंग यूनिट के बीच में बात है, मैं और वो, तो हम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 दिन के अंदर अंदर देना है। आई बात समझ? हाँ सर। वो कितने दिन में मेरे को कॉपी देगी एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर की? वो भी 2 दिन के अंदर अंदर देगी। वो भी 2 दिन के अंदर अंदर देगी, यानी जिस दिन मैं रिव्यूअर बना उसके 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर आएगा। अब अगला सवाल, अब अगला सवाल जल्दी से बताओ। एप्लीकेशन कम क्वेश्चनियर मेरे पास आया, यानी मेरे पास डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट आई, ठीक है, एज अ रिव्यूअर। अब इसमें से मुझे क्या निकालने हैं? सैंपल निकालने हैं। इसमें से मुझे निकालने हैं सैंपल, ठीक है। अब ये जो मैंने इसमें से सैंपल निकाले, ठीक है, ये सैंपल मैं भेजूंगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को, ठीक है। ये सैंपल मैंने निकाले और ये मैंने प्रैक्टिसिंग यूनिट को भेजे। अब मुझे बताओ प्रैक्टिसिंग यूनिट को कितना टाइम देना है मुझे? सर एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, यानी 2 दिन के अंदर अंदर पहले तो मैं सैंपल निकालूंगा, और जैसे ही मैंने सैंपल बताया प्रैक्टिसिंग यूनिट को, इसको भी 2 डेज मिलेंगे टू अरेंज दी सैंपल्स। क्या हम दोनों के बीच में सारी चीजें 2-2 दिन वाली चल रही है? अब 2 दिन के अंदर अंदर ये सैंपल निकालेगी और फिर हमारा ऑन साइट रिव्यू कहीं ना कहीं शुरू होगा। टोटल प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा? टोटल प्रोसेस कंप्लीट होगा 20 डेज में। 20 डेज कहां से शुरू होंगे? जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया गया था कि आपका पीयर रिव्यू होने वाला है, या फिर अगर उसने सुओ मोटो करवाया है तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी इन द फॉर्म 1, वहां से ये 20 दिन शुरू होंगे। प्लीज टेल मी, क्या ये सारी टाइमलाइंस आपके दिमाग में गई या नहीं गई? क्या ये सारी टाइमलाइंस आपके दिमाग में गई या नहीं गई? जल्दी से बताओ। क्लियर है? इसके अलावा हमने कोई और बात करी ही नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखिए। न्यू यूनिट के केस में 7 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। अब आता है सवाल एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन के केस में बोलता है ऑन साइट रिव्यू कितना दिन खींच सकते हो? तो द ऑन साइट रिव्यू शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 वर्किंग डेज। सर ये 6 वर्किंग डेज क्यों है? क्योंकि जो 7th डे होता है इट इज संडे, एंड संडे इज अ हॉलीडे। तो इन्होंने बोला 6 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं होगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। ये पॉइंट भी आई थिंक क्लियर है। अब आता है सवाल कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल। इस पे ना कोई सवाल है नहीं, इस पे आईसीआई में कोई सवाल नहीं दे रखा आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, बट यही सेम टू सेम पॉइंट कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चन बैंक में एक आंसर में मिलेंगे। तो अभी मैं आपको इनको ध्यान में समझाता हूं, याद करवाता हूं, तो फोकस करके चलना। ACQ बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट, सैंपल्स रिक्वायर्ड, सैंपल्स प्रोवाइडेड, यही है क्रोनोलॉजी 2 दिन वाली। बिल्कुल सही कहा एकता ने कि पहले तो प्रैक्टिसिंग यूनिट अपनी डिटेल्स देगा 2 दिन के अंदर अंदर, पीयर रिव्यूअर उसमें से सैंपल निकालेगा 2 दिन के अंदर अंदर, सैंपल्स अरेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए प्रैक्टिसिंग यूनिट को मिलेंगे 2 दिन, एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब आपको कीवर्ड याद रखना है कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हो सकता है कई बार उसको आउटसाइड कंसल्टेशन लेनी पड़े, उसके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, उसको स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए, जो स्टाफ है उसको प्रॉपर्ली रिक्रूट करे, सुपरवाइज करे, डेवलप करे, एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आ जाता है। अब ये ना बड़ी जनरल बातें याद नहीं रहती। तो एक बात बताओ, आपकी जो सिटी है, ठीक है, आपकी जो सिटी है वहां पे जो जनरल कंट्रोल्स है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मेरी सिटी है यहां पे चोरी नहीं होती, बताओ चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं। लूट मार नहीं होती क्योंकि कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं। तो ये कंट्रोल्स मेंटेन कौन करता है? सर कंट्रोल्स मेंटेन करते हैं कॉप। अब एक बात बताओ, जो कॉप्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिले हुए होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए? सर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आपने बस इतना याद रखना है, जहां भी जनरल कंट्रोल्स होंगे वहां इंडिपेंडेंट कॉप्स होने चाहिए। सर इंडिपेंडेंट कॉप्स का मतलब है इंडिपेंडेंस, पी फॉर कंसल्टेशन, ओ फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, पी फॉर प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड, एंड एस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट। वापस मेरे साथ, इंडिपेंडेंट कॉप्स का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस,
सी फॉर आउटसाइड कंसल्टेशन, कई बार हमारा स्टाफ काफी नहीं है तो हमें बाहर से सीखना पड़ता है, बाहर से कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। ओ का मतलब है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी छोटी मोटी बातें कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए, स्टेशनरी प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन होनी चाहिए, ये सारी बातें। फिर आते हैं हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एंड स्टाफ की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उसको सुपरवाइज करो और उसको डेवलप करके चलो। ये आपने 5 बातें ध्यान में रखनी। एक बार आंखें बंद करके पांचों पॉइंट्स रिकॉल करो और मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस रिव्यू जनरल कंट्रोल इज द कीवर्ड, इसमें आप ये 5 बातें लिख के चलेंगे। क्या जनरल कंट्रोल्स है जो एक एंटिटी में होने चाहिए? Come on. चलो सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। बस ये चैप्टर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नाउ दिस चैप्टर इज लिविंग इट्स लास्ट ब्रेथ्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह जाता है, और इसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास, फटाफट फटाफट देखते हैं क्या बचा है। सबसे पहले एक बात बताओ, हमें सेलेक्ट करनी है अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी हमको सिलेक्ट करनी है सैंपल्स। तो ये सैंपल कितने सिलेक्ट करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? आप बोलोगे कंट्रोल्स पे। जैसे ऑडिट में होता है ना, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ज्यादा सैंपल इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, अगर इंटरनल कंट्रोल बेकार है तो ज्यादा सैंपल इकट्ठे करो। तो सबसे पहले देखो कंट्रोल्स। सर कंट्रोल का मतलब है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जनरली प्रिवेलिंग, क्या इनके सिस्टम्स में प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंट्रोल है या नहीं। और बताओ, दूसरा आप यहां पे कंसीडर करके चलेंगे सर, क्या आप कंसीडर करेंगे साइज। सर साइज का मतलब है ये फर्म कितनी बड़ी है। सबसे पहले साइज में आएगा साइज एंड नेचर ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। दूसरा, आपको साइज कैसे पता चलेगा, इनकी कितनी ब्रांचेस हैं, इनके कितने पार्टनर्स हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मेंबर्स इन्वॉल्व इन द अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट, प्लस द नंबर ऑफ लोकेशंस एंड ब्रांच ऑफिसेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट। क्या क्या पॉइंट्स हो गए, जल्दी से बताओ। पहले तो इंटरनल कंट्रोल्स देख लिए, जो इनके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, क्या ये प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपने देखा कितनी बड़ी फर्म है। सर कितनी बड़ी फर्म का क्या मतलब है, साइज ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। आपने देखना है साइज एंड नेचर ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट। दूसरा, कितने पार्टनर है, कितनी ब्रांचेस है, नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फर्म, प्लस नंबर ऑफ लोकेशंस एंड ब्रांच ऑफिसेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कितनी बड़ी फर्म है। एंड लास्ट पॉइंट इज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी जनरली अडॉप्टेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट इन प्रोवाइडिंग द अश्योरेंस सर्विसेज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ईवाई का, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ऑडिट पार्ट ऑफ ईवाई, तो वहां पे ना क्या फॉलो होता था, गैम। सर गैम का क्या मतलब है, गैम का मतलब है जनरल ऑडिट मेथडोलॉजी। जनरल ऑडिट मेथडोलॉजी, ये जनरल ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या होती थी ना, ये हमको एक यू कैन से एक डेटाबेस दे रखा होता था। उस डेटाबेस को देख देख के हमको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती थी कि कैसे हमको ऑडिट करके चलना है। तो अगर इनका ऑडिट मेथोडोलॉजी अच्छी है तो फिर आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनकी मेथोडोलॉजी में गड़बड़ है तो क्या लगता है, सारे असाइनमेंट्स में इन्होंने गड़बड़ करी होगी, आंसर इज यस। तो फिर आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड, जनवरी 21 में आईसीआई ने ये सवाल पूछा था 5 नंबर के लिए। तो आप ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसे सोचना। पहले तो इनके कंट्रोल देखो, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स विच आर जनरली प्रिवेलिंग, पहला पॉइंट तो दिमाग में ये गया। अब देखो कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी फर्म है, यानी इसके 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे साइज। साइज वर्ड आता है ना सबसे पहले, कौन बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है। तो साइज ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट्स व्हिच आर यू कैन से अंडरटेकन बाय द फर्म, एंड देन यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पार्टनर्स
एंड लोकेशंस, कितना फैला हुआ बिजनेस है इनका, ये आप देखोगे। एंड साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो एंगेजमेंट सेलेक्ट करते हुए कि किस केस में कितनी फीस चार्ज है, कितनी फीस रिसीव हुई है और क्या जीएसटी प्रैक्टिसिंग यूनिट पे करके चली है। अब एक बात बताना, मैंने आपको बात पहले भी बता रखी है, मैंने जो इनिशियल सैंपल्स निकाले, क्या मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं? जल्दी से बताओ, कैन आई आस्क फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेटर ऑन? इनिशियली मैंने छोले भटूरे खाए, मेरे को छोले कम पड़ गए, क्या मैं एक्स्ट्रा छोले मांग सकता हूं? आंसर इज यस, यू कैन आस्क फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यू कैन आस्क फॉर छोले। तो यही पॉइंट यहां लिख रखा है, फ्रॉम द इनिशियल सैंपल सेलेक्टेड एट द प्लानिंग स्टेज, रिव्यूअर इन कंसल्टेशन विद द पीयर रिव्यू बोर्ड में रिड्यूस और इनलार्ज द इनिशियल सैंपल साइज। वो सैंपल साइज बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। फटाफट ये 4-5 पॉइंट्स अभी के अभी मेरे को रिकॉल करके बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। On what factors will the number of assurance service engagement selected will depend? चलो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आता है सर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपने बस इसको रीड करके चलना है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझ। दो अप्रोच है, कंप्लायंस अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। कंप्लायंस अप्रोच कहती है कि क्या इनके सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी किस तरह से ये कंप्लाई करते हैं विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि क्या इन्होंने रिकॉर्ड्स रख रखे हैं फॉर एडमिन पर्पस, प्लस जब इन्होंने ऑडिट किया तो इन्होंने कैसे रिव्यू किया, इवेल्युएट किया सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसको आप बोलते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फिर इन्होंने कैसे करा सब्सटेंटिव टेस्टिंग यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। जब दोनों चीजें कर ली तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, क्या उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन थी, प्रॉपर डिस्क्लोजर था। ये कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने थे या नहीं बने थे? ये आप इनके कंक्लूजन और रिपोर्टिंग के बेसिस पे देख के चलो। तो एक बात बताओ, आपने जब इनकी कंप्लायंस अप्रोच देखी, क्या आपने ऑडिट का पूरा प्रोसेस देख लिया? सर ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है? ऑडिट प्रोसीजर करो, उस ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो, उस एविडेंस के बेसिस पे अपने कंक्लूजन निकालो और उस कंक्लूजन के बेसिस पे अपना ओपिनियन दो और रिपोर्ट इशू करो, डन 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 डन, गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गए। अब इन्होंने ये पॉइंट तो वही करे, जब बात करी प्रोसीजर की तो प्रोसीजर तो दो ही होते हैं, पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, फिर बात करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की। तो दोनों ऑडिट प्रोसीजर दिए आ गए। फिर इन्होंने बात करी सर क्या, एविडेंस की। एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे एविडेंस वर्ड छुपा हुआ है कि इन्होंने कौन से अश्योरेंस सर्विसेज रिकॉर्ड्स को अभी तक रिटेन करके रख रखा है एडमिन वालों के पास, तो वो आपका एविडेंस है। योर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इज योर एविडेंस। फिर उसके ऊपर आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिपोर्ट बनाई, क्या जो बात मैं आपको बोल रहा हूं आपको फील आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ। मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्या बताया, ऑडिट का स्टेप्स वाइज प्रोसेस बताया। क्या यही स्टेप्स यहाँ पे छुपे हुए हैं? आंसर इज यस। तो इन्हीं स्टेप्स को आपने ध्यान में रख के इनको कंसिडर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे बात करेंगे प्रोसीजर्स की, जिसमें आपने बात करी इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग की और सब्सटेंटिव टेस्ट। फिर आपको ये सब प्रोसीजर करके मिला एविडेंस जो आपने एज अ रिकॉर्ड रिटेन किया फॉर एडमिन पर्पस। देन आपने बात करी ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट रिपोर्टिंग की, एंड आखिरी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए। सब्सटेंटिव अप्रोच में सर हम क्या करेंगे, सब्सटेंटिव अप्रोच में हम जो ऑडिट फॉर्म है
जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसके वर्क पेपर्स को रिव्यू करके चलेंगे टू चेक क्या इन्होंने जो काम किया है वो टीपी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है या नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लायंस अप्रोच एंड सब्सटेंटिव अप्रोच। कंप्लायंस अप्रोच में आप पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसेस देखते हो ठीक से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, एंड सब्सटेंटिव अप्रोच में आप इनके वर्क पेपर्स उठा लेते हो और एक एक वर्क पेपर उठा के देखते हो कि वेदर दे हैव डन द ऑडिट प्रॉपर्ली और नॉट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक बार फटाफट इसकी रीडिंग ले लो और जैसी कंफर्ट आ जाए बताओ, फिर आगे बढ़ो। ये दोनों पॉइंट के आगे लिख दो प्रोसीजर्स, इस पॉइंट के आगे लिख दो एविडेंस, इसके आगे तो लिखी दो कंक्लूजन, एंड फिर इसके आगे लिख दो रिपोर्टिंग। अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसीजर फॉर अ पीयर रिव्यू ऑफ न्यू यूनिट, तो सर इसके केस में क्या होगा, ध्यान से समझ लो। Peer review of a new unit is to be conducted based on the details of the partners and the policy parameters announced by the practicing unit for the conduct of attest function। यानी हर पार्टनर का क्या रोल रहेगा, क्या इनकी पॉलिसी है, उसके बेसिस पे ये अपना डिसीजन लेते हैं। रिव्यूअर हैज टू वेरीफाई द सेम फ्रॉम द ACQ। सर ACQ यानी जो इन्होंने फॉर्म 1 भरा था, application cum questionnaire submitted by the practicing unit in form 1 as well as the on-site visit to the practicing unit। सारे बच्चे बताओ on-site visit मैक्सिमम कितने डेज हो सकती है, कितने वर्किंग डेज तक ऑन-साइट विजिट खींच सकती है। सर 7th डे इज संडे, तो ये तो नहीं होगा, तो हम यहां पे सिर्फ 6 डेज के लिए ऑन-साइट विजिट करके चल सकते हैं। ठीक है। रिव्यूअर शैल देयरआफ्टर सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय इट। तो अगर मैं बात करूं प्रोसीजर फॉर द पीयर रिव्यू ऑफ अ न्यू यूनिट, इसमें आपने कुछ ज्यादा खास बात ध्यान में नहीं रखनी, बस आप इसको रीड करके चलो, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे लिख दो वेरी 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 अल्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस पे फोकस करके चलना। ठीक है। जब आपका ऑन साइट रिव्यू खत्म हो जाएगा, जैसे ही हमारा पार्ट खत्म होगा ना, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा पीयर रिव्यू प्रोसेस होगा, उसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। जैसे ही आपका ऑन साइट रिव्यू खत्म हुआ, रिव्यूअर शैल सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड अलोंग विद फॉर्म नंबर 9। फॉर्म नंबर 9 में रिपोर्ट सबमिट होगी इफ इन हिज ओपिनियन क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास एडिक्वेट सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं, जहां हमने स्टार्ट किया था वहीं हम एंड करेंगे। मैंने आपको पीयर रिव्यू की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बोला था, रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर दैट वेदर दे आर एबल टू अचीव द क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज एज इनविसाज्ड बाय द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो आपने सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में यही बताना है कि क्या ये कंप्लाई करते हैं विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। इसकी जो एक कॉपी है आप प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी भेजोगे। ठीक है। तो द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शैल बी सेंट फॉर डेफिशिएंसीज। अगर आपको लगता है कि भाई कोई डेफिशिएंसी मिली है, तो इससे पहले कि आप बोर्ड को बताओ, बोर्ड से पहले आपको प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ इन द ओपिनियन ऑफ रिव्यूअर systems and procedures are deficient or they don't comply with the technical and professional standards, you need to take a clarification and you need to communicate to the practicing unit in a preliminary report that you have to issue। अब जल्दी से बताओ, प्रैक्टिसिंग यूनिट को कितना टाइम देंगे रिप्लाई करने के लिए? 2 दिन। हमारे और प्रैक्टिसिंग यूनिट के बीच में हमेशा 2 दिन रहते हैं। Practicing unit shall within 2 working days of the receipt of findings make its submission or representation to the reviewer। If the reviewer is satisfied, अगर वो खुश है, हाँ रिप्लाई अच्छा है, तो फिर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा बोर्ड को और इसकी कॉपी प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी भेज देगा। बट अगर रिव्यूअर को मजा नहीं आया, अगर रिव्यूअर को लगता है नहीं 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 बड़ा ही बेकार रिस्पॉन्स है, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया, देन इन दैट केस ही शैल सबमिट अ क्वालिफाइड रिपोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग हिज रीजंस क्यों उसको उसका रिप्लाई पसंद नहीं आया। रिपोर्ट शुड आल्सो स्टेट दैट द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल for the assurance services has been designed to ensure assurance services as compliant with the technical professional ethical standard। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हो तो आप क्या बोलते हो, that the financial statements have been prepared as per the applicable FRF। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पे कोई ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज कंप्लाइंग विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। ये बेसिक एनालॉजी आपने ध्यान में रख के चलनी है।
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लगाने पीयर रिव्यू रिपोर्ट के साथ? तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, इसके साथ एनेक्जर लगाओगे, यानी जो मेन रिपोर्ट है इसके बाद आप थोड़े एनेक्जर वगैरह डालोगे। प्लस जो आपको प्रैक्टिसिंग यूनिट ने क्वेश्चनियर दिया था, बताओ कितने दिनों में दिया था, फटाफट बताओ। जो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने आपको क्वेश्चनियर दिया था वो कितने दिनों में दिया था? 2 डेज में दिया था, जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। उस क्वेश्चनियर के बेसिस पे जो आपने सैंपल निकाले थे वो आपने कितने दिनों में दिए थे? 2 दिन के अंदर अंदर दिए थे। एंड लास्ट में आपने उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी, उसमें उसने रिप्लाई कितने दिन में किया था? 2 दिन में किया था। So the preliminary report if any issue to the practicing unit and practicing unit submission on the same। तो आखिरी में आपने दो वाली बातें कह दी। सब कौन सी दो वाली बातें कहनी है? पहले तो आपने उसको क्या किया, उससे क्वेश्चनर लिया, उस क्वेश्चनर के बेसिस पे सैंपल दिए, फिर जब सैंपल को इवेल्युएट किया तो हो सकता है आपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी होगी। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है, क्वेश्चनर, सैंपल और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। क्वेश्चनर, सैंपल और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सही, पॉइंट तो बड़े सिंपल है, बताओ क्यों? PQRS, ओहो क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, P फॉर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, Q फॉर क्वेश्चनर, S फॉर सैंपल। R का मतलब क्या था? रिपोर्ट। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, क्वेश्चनर और सैंपल, तीनों की बातें आप इसके साथ अटैच करेंगे रिपोर्ट के साथ, एंड लास्ट में आप इसके साथ एक एनेक्जर लगा देंगे पीछे। प्रैक्टिसिंग यूनिट एज वेल एज रिव्यूअर शैल इंश्योर that all the documents submitted to the board are duly dated, signed and completed in all aspects। अब आएगा मजा बिडू, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है, किस किस बच्चे की एग्जामिनेशन आने वाली है। रिव्यूअर एंड प्रैक्टिसिंग यूनिट shall mutually cooperate and ensure that the entire review process is completed within dash। देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। चॉकलेट क्वेश्चन ऑफ द डे 2, जल्दी से बताओ कितने दिनों में पूरा इंटायर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए? फटाफट बताओ, दोनों का बताना है, न्यू यूनिट का भी बताओ और नॉर्मल वाला भी बताओ। वेरी गुड ऋषित, ऋषित ने फिर से पहले बताया, बट एक बार चॉकलेट मिल गई तो कितनी बार खाओगे? पूजा, नेहा, मेघा, शाबाश, 20 डेज, वेरी वेरी गुड। और दूसरे वाले के 20 डेज फ्रॉम द डेट इट वाज नोटिफाइड, जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया गया था कि उसका पीयर रिव्यू होगा, या फिर जिस दिन उसने खुद ने एप्लीकेशन दी थी प्रैक्टिसिंग यूनिट ने, वहां से हम 20 डेज लेंगे। बट अगर मैं न्यू यूनिट की बात करूं, न्यू यूनिट के केस में सब कह रहे सर 7 डेज। अब तुम कह रहे हो तो मैं मान ही लेता हूं, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं न्यू यूनिट का पीयर रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्या अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो क्लास के क्लास में रिवीजन हो रही है, क्लास के क्लास में याद किया, क्लास के क्लास में रिवाइज किया। अब बताओ करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? 5 में से 5 नंबर चाहिए, उससे कम में हम एडजस्ट नहीं करेंगे। फटाफट बताओ, गेटिंग द कॉन्फिडेंस, गेटिंग द फील, बोलो भाई, बोलो बोलो। ऑसम, शाबाश मेरे भाई लोगों, बहुत बढ़िया। 60 डेज कहां से आया? 60 डेज कहां से आया तुम्हारा? हाफ ऑडिटर। चलो सर, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपने रिपोर्ट इशू करी एज अ पीयर रिव्यूअर, ठीक है, जो आपने रिपोर्ट इशू करी एज अ पीयर रिव्यूअर, वो कौन रिव्यू करेगा? वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सेक्रेटेरिएट जो है वो रिव्यू करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट मिलकर रिव्यू खेलेंगे। क्या peer review board secretary shall ensure that the report is accompanied by all the documents। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? हाँ हाँ ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे जल्दी से बताओ। PQRS, P फॉर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, R और P तो हो गए, Q फॉर क्वेश्चनियर, S फॉर सैंपल्स विच वर सेलेक्टेड बाय द पीयर रिव्यूअर, और कहीं ना कहीं इसमें अनेक्जर भी हम लगा के देंगे। ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए थे। तो जो सेक्रेटरी है वो इंश्योर करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। Report shall be placed before the board or its subcommittee for its consideration and issuance of the peer review certificate। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे अब सर्टिफिकेट आएगा। इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, सारे बच्चे इस पॉइंट को प्लीज स्टार मार्क करो फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू।
अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट हुई तो द बोर्ड सेक्रेटरी शैल प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड बोर्ड में डिसाइड। नया कॉन्सेप्ट आया फॉलो ऑन रिव्यू। ये जो फॉलो ऑन रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये पहले भी था, बट दिस वाज वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईसीआई। सर फॉलो ऑन रिव्यू कब होता है? एक साल बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिपोर्ट बाय द रिव्यूअर। एंड ये जो एक साल है it can be reduced to 6 months, so the same provision which existed before it has been carried on again। ये अब आपका आगे भी चलेगा। so if the board so decides, period of 1 year may be reduced, but it shall not be less than 6 months from the date of issue of report। क्या ये फॉलो ऑन रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? हाँ सर गया। नेक्स्ट पॉइंट, इशुएंस ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अब आप देखो कि सारी चीजें ना बड़ी हल्की हल्की होती जाएंगी। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड सर्टिफिकेट को लगता है कि जो रिपोर्ट आई है वो अनक्वालिफाइड है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो क्या करेगी, जब रिपोर्ट मिल जाएगी तो वो सर्टिफिकेट इशू करेगी, बट ओनली एंड ओनली अगर उसको रोकड़ा मिला है, अगर उसको फीस मिली है तो वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगी। A peer review certificate shall be issued to the new unit subject to the procedure followed by the reviewer as per the guideline। Certificate so issued shall be noted by the board at its meeting। ये बेसिक पॉइंट्स के आगे लिख दो रीड, इनको आप लास्ट डे पे नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। Certificate shall be duly signed by the chairman, vice chairman and secretary। जो हमारा चेयरमैन है, जो उसके नीचे वाइस चेयरमैन है, इन दोनों की जो सेक्रेटरी है, फिर से जो हमारा चेयरमैन है उसके नीचे जो वाइस चेयरमैन है, इन दोनों की जो सेक्रेटरी है, तीनों मिलके इसको साइन करके चलेंगे। एंड सेक्रेटरी शैल सर्व द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट टू द पीयू। पीयू को सर्टिफिकेट कौन देने जाएगा? सेक्रेटरी देने जाएगी। Peer review board secretary shall update the list of practicing unit having valid peer review certificate, incorporating the names of practicing unit to whom the peer review certificates have been issued on ICAI website। ICAI की जो वेबसाइट है उस पे सारे फर्म्स का नाम आएगा, किस किस का पीयर रिव्यू हो चुका है, किस किस को सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगर ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो फिर पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताया जाएगा कि हम सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद द रीजंस एज वेल एज द ड्यू डेट ऑफ कंडक्टिंग द फॉलो ऑन रिव्यू। जल्दी से बताओ फॉलो ऑन रिव्यू कब होता है? फॉलो ऑन रिव्यू कितने टाइम में होगा? आफ्टर डैश टाइम प्लस इट मे बी रिड्यूस टू डैश मंथ्स। कम ऑन प्लीज अप्लाई योर माइंड। आफ्टर डैश टाइम एंड इट मे बी रिड्यूस टू डैश मंथ्स। मैं बात कर रहा हूं आपसे फॉलो ऑन रिव्यू के कॉन्सेप्ट की। मैंने स्टार मार्क कराया, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताया एक था, वेरी वेरी गुड, 1 year एंड मे बी रिड्यूस टू 6 months। शाबाश, बस खत्म होने वाले, खत्म बेटा खत्म, बस खत्म। अब बताओ सर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा? जितना उसमें वैलिडिटी लिखी है तब तक वैलिड होगा। प्रैक्टिसिंग यूनिट सबसे पहली बात कांट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। All the documents signed by the practicing unit with the expired certificate will not be considered valid। ठीक है, it is the responsibility of the practicing unit to complete the peer review and submit the necessary documents at least 1 month before the date of expiry। जो peer review certificate है it shall be valid for 3 years। इस पॉइंट को प्लीज 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 स्टार मार्क करो। अगेन फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? 3 साल तक। क्या 3 साल का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? जब मैंने आपको स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बोला था? स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस 3 years। तो कहीं ना कहीं जब कंफर्ट आता है तो वो 3 साल तक आता है, उसके बाद नहीं आता। 3 साल का कंफर्ट मान के चलते, ये इनकी अजम्पशन है। तो आप ये बोलो पिछले 3 साल का चेक किया, आगे 3 साल का कंफर्ट आ गया। फिर से पिछले 3 साल का चेक किया तो आगे के 3 साल का कंफर्ट आ गया। दिस इज हाउ यू नीड टू रिकॉल इट और such other period as may be decided। ठीक है, by the board commencing from the date of receipt of peer review report by the board। validity of the certificate issued to the new unit shall be decided by the board। जो उनको ठीक लगेगी दे देंगे। extension of the validity, कई बार मेरे को लगता है यार नहीं मेरा peer review certificate ना 3 साल तक, 4 साल तक वैलिड होना चाहिए, तो क्या मैं काउंसिल को फोन लगा लूं? हाँ फोन लगा। यार काउंसिल में for such reasons as may be prescribed extend the validity of existing peer review certificate granted to the PU। PU shall make an application in form number 8 requesting for an extension of validity। ठीक है, तो मैं आपको ना वैसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा ना फॉर्म्स याद करने की कोशिश नहीं करना। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्म के नंबर याद रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी याद रहेंगे तो भी ठीक है, बट हाँ
एक लेवल पे जो बेसिक स्टार्टिंग वाले फॉर्म्स है वो याद रहने चाहिए। ये भी अगर मेरे को याद कराना हो तो मैं याद करा देता हूं। देखो फॉर्म नंबर 8 किसके लिए था? फॉर एक्सटेंडिंग द डेट। आहा आहा हा सर मजा आ गया। अगर आपको एक्सटेंड करनी है डेट, भेज दो फॉर्म नंबर 8। अर्ज किया। अगर आपको एक्सटेंड करनी है पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की डेट, तो आप भेज दो फॉर्म नंबर 8, तो याद रह जाएगा फॉर्म 8 से। याद अंदर से ना इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो याद रह जाता है, वरना नहीं रहता। बट मुझे नहीं लगता ऐसे इस तरह की चीजें ना एमसीक्यू में पूछनी चाहिए, पता नहीं। अब आते हैं सर लास्ट के दो टॉपिक्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस और डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। पहले हम इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ते, बहुत आसान टॉपिक है। क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस वाला टॉपिक? इनहेरेंट लिमिटेशंस कहता है कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि पीयर रिव्यू करने के लिए ना हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू। मैंने कहा वेरी गुड। ये जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है ना, ये कह रहा है रिव्यू करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। तो जब आप चीजों का रिव्यू करोगे, चीजों को ऊपर ऊपर से देखोगे, तो आपको नहीं लगता कई सारी ऐसी वीकनेस होंगी जो आपको डिस्क्लोज नहीं होंगी, कई सारी ऐसी दिक्कतें होंगी जो आपको पता ही नहीं चलेगी? आंसर इज यस। तो ये कह रहे हैं दैट रिव्यू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है, रिव्यू वुड नॉट नेसेसरीली डिस्क्लोज ऑल द वीकनेस। सर काहे? क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिव टेस्टिंग। जो हमारा स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है, कह रहा है सिलेक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि हम सिलेक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं तो सारी की सारी वीकनेस नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? हिट करी ये बात, बोलो मेरे साथ। सबसे पहली हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है कि जो हम पीयर रिव्यू कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू। सेकंड पॉइंट, क्या दिक्कत है स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू में? इट मे नॉट डिस्क्लोज ऑल द वीकनेस बिकॉज we as peer reviewer are doing selective testing. And the third point says कि जो हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है जिसको आप रिव्यू कर रहे हो, उसके खुद के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो ऐसा किसने कहा? सीए इंटरमीडिएट ने। जब आप सीए इंटर पढ़ रहे थे तो मुझे बताओ, इंटरनल कंट्रोल्स की आपने लिमिटेशंस पढ़ी थी? हाँ सर पढ़ी थी। वही पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है, वही पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स की खुद की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो जब आप इंटरनल कंट्रोल्स का ही रिव्यू करोगे तो उसके अंदर तो इनहेरेंट लिमिटेशंस हो ही जाएंगी। As there are inherent limitations in the effectiveness of system of quality control, which is the subject matter of review, departure may occur and may not be detected. हो सकता है मैनेजमेंट में डू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कॉल्यूजन करे, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करे, तो वो सारी चीजें तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो दिस आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। सर उसकी क्या गड़बड़ है? वो कहते हैं सिलेक्टिव टेस्टिंग करो। तो जब आप सिलेक्टिव टेस्टिंग करोगे आपको सारी वीकनेस मिलेगी नहीं। एंड तीसरा ये कह रहा है जिस चीज को आप रिव्यू कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू है, उसके खुद के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो ऑब्वियसली बात है डिपार्चर मे अकर बट इट मे नॉट बी डिटेक्टेड। बहुत अच्छी लाइन है, इसको याद रखना। डिपार्चर मे अकर एंड इट मे नॉट बी डिटेक्टेड। गड़बड़ होगी बट आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान में रख के चलने हैं। सर ऐसा करो, हमको 2 मिनट दो, हम अभी आपको याद करके बताते हैं। जल्दी से लो 2 मिनट और अभी के अभी मेरे को रिकॉल करके बताओ तीनों पॉइंट्स। Come on, you can do it. डन 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 डन। अब आ जाओ जी लास्ट टॉपिक पे। थक गए थक गए थक गए थक गए थक गए
थक गए क्या? जल्दी से बताओ। थक गए, थक गए, थक गए, थक गए, थक गए, थक गए, थक गए। इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। अगर आप थक जाते तो मेरे दोस्तों आराम करते, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, जस्ट पानी के 2 घूंट लगाओ और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। चलते हैं, कैसे चलते? So if you get tired, learn to rest, not to quit. अब आ जाओ सर लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे तो शायद से आसानी होगी। पहले तो जब मैं बात करता हूं पीयर रिव्यू की, फिर मैं बात करूंगा आपसे क्वालिटी रिव्यू की। ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो अच्छा है। हाँ, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे भी हैं, एंड यू कैन से बड़े सेंसिटिव लोग हैं। ये जो है, ये बड़े यू कैन से सख्त है सबसे पहले तो। प्लस these people you can say are very what should be the word, what should be the word, सख्त लोग हैं। और इसको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट, ठीक है, बड़े स्ट्रिक्ट है। जैसे हमारी क्लास में होता था ना, कुछ टीचर्स होती थी बड़ी प्यारी प्यारी होती थी, अच्छी होती थी, डांट भी लगाती थी तो ऐसा लगता था मजा आ गया, एक और बार डांट लगा। और कुछ होती थी तो भाई सब ऐसी डांट लगा दी थी, ऐसे स्केल से मारती थी, मतलब यहाँ पे एक बार लाल निशान बन गया तो जिंदगी में टैटू कराने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलो मैंने बचपन में टैटू कराया था, आज तक टैटू है, ठीक है, खूंखार, वेरी वेरी गुड। तो जो पीयर रिव्यूअर है ना, ये कहता है भाई मैं तुम्हारी गलतियां निकालने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आईसीआई करवाता है, जो आईसीआई है उसका काम है पीयर रिव्यू कराना। दूसरा, इनका काम आपकी वीकनेस निकालना नहीं है, इनका काम है आपको सजेशंस देना फॉर इंप्रूवमेंट। ये बात हमने क्लास के बिगिनिंग में भी डिस्कस की थी, बट अगेन आई वांट टू रीइंस्टेट दिस थिंग ताकि आपके माइंड में चली जाए। इनका काम है ये आपको चीजें इंप्रूव करने में हेल्प करे कि हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इट इज डन बाय आईसीआई। दूसरा, ये आपकी गलतियां निकालना नहीं चाहते, ये आपको चीजें सिखाना चाहते। जब मैं बात करता हूं क्वालिटी रिव्यू की, ये कराता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पहले तो। एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज नॉट अ बोर्ड ऑफ आईसीआई, इट इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ख्याल रखते चलते। दूसरा, अगर कल को इनको कोई डेफिशिएंसी मिल गई, ये तुमको छोड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा एक्शन होगा, सीधा सीधा एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑडिट फर्म। जिस ऑडिट फर्म का ये क्वालिटी रिव्यू होता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता उसको। तो ये आपने बस दोनों की फील ध्यान में रखनी है, अपने आप सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। Peer review is the review of the systems and procedure. Although sample audit files are inspected, it is done for the purpose of testing the effectiveness of the systems or procedures. आप systems and procedures का review करते हो क्यों? Systems and procedures की effectiveness चेक करने के लिए। हमारा इंटेंशन गलतियां निकालना नहीं है, तो क्या है आपका इंटेंशन? क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? आपका इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है फर्म की हेल्प करना। हम हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम हेल्प करते हैं इनको टू डेवलप इफेक्टिव सिस्टम्स। इट इज अ काइंड ऑफ अ मेंटरिंग प्रोग्राम। एक अच्छा मेंटर कौन होता है? जो सिर्फ गलती ना निकाले, ये भी बताए कि तुम उसको ठीक कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो एक अच्छा मेंटर होता है। तो वो कह रहा है पीयर रिव्यू वाले हम अच्छे लोग हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आईसीआई इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? पहले तो आप इसकी डेफिनेशन बताओ। इवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अ ऑडिट फर्म। क्या इवेल्युएट कर रहे हो? इफेक्टिवनेस। कम ऑन, यू आर रिव्यूइंग द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, तो उससे क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? इफेक्टिवनेस टेस्ट करना चाह रहे हैं। सर अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या हम गलतियां निकालना चाहते हैं? नहीं, वी जस्ट वांट टू हेल्प देम इन इंप्रूविंग देयर इफेक्टिवनेस। वापस हम इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। हम एक मेंटर है। कौन है हम इंसान है, हम एक मेंटर है। एंड कहीं ना कहीं मेंटर का काम है सामने वाले की क्वालिटी इंप्रूव करना। तो 1 2 3 4 5 6 रिलेट। पहला पॉइंट, peer review is the review of systems and procedures of the firm, checking the effectiveness। कल को कोई गलती मिलेगी तो our intention is not to find the fault but help in improving the effectiveness of the firm।
प्लस आप ये बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आईसीआई हेल्पिंग द फर्म्स इन इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब बात करते हैं क्वालिटी बोर्ड की। इन कॉन्ट्रास्ट, पहले वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये तो बिल्कुल ही खूंखार होगा। इट इज सपोज टू एक्ट एज अ डेटरेंट। जल्दी से बताओ, आधे बच्चे तो बोलते हैं डिटर्जेंट, क्या ये डिटर्जेंट लिखा है या डेटरेंट लिखा है? डेटरेंट। डेटरेंट यानी डराना, सामने वाले को इतना डरा दो कि वो हिल भी ना पाए, ठीक है। डेटरेंट, डेटरेंट किस चीज को लेके? कि कोई भी गलत काम मत करना, अगर पकड़ेगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। So act as a deterrent, quality review board is constituted by central government and is independent of ICI। तो सबसे पहले तो डरावना वर्ड यूज करेंगे डेटरेंट वाला, डिटर्जेंट डेटरेंट ऐसे वर्ड यूज करेंगे, फिर बोलेंगे सीजी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आईसीआई का नहीं है। प्लस इसका काम है सुपरवाइजरी और डिसिप्लिनरी फंक्शन करना, फर्म्स को सुपरवाइज करके डिसिप्लिन में रखना। It normally pertains to one particular audit conducted by the audit firm. Main objective is to find errors or inadequacies. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? गलतियां ढूंढना नहीं, इफेक्टिवनेस इंप्रूव कराना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉल्ट्स और इनएडिक्वेसीज ढूंढना। एंड अगर कल को एरर मिल गया जो कि सीरियस एरर है, तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा अगेंस्ट द मेंबर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया मेरे दोस्तों? तो पहले इन्होंने बोला क्वालिटी रिव्यू के लिए इट इज एक्ट्स एज अ डेटरेंट। डराता क्यों है? क्योंकि आईसीआई का पार्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। फिर आप बोलोगे इनका काम है टू फाइंड आउट द इनएडिक्वेसीज एंड एरर्स, एंड अगर सीरियस एरर मिल गया तो डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर। जल्दी से दोनों के दोनों पॉइंट्स आंखें बंद करके रिकॉल करो, अभी के अभी। टेक 2 मिनट्स, टेक 3 मिनट्स, वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट, बट प्लीज लर्न इट राइट अवे, राइट नाउ। शाबाश मेरे दोस्तों, यू कैन डू इट। ऑलराइट, तो आई होप पूरा का पूरा पीयर रिव्यू का प्रोसेस आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे मेरे साथ SQC1 और क्वालिटी रिव्यू, एंड इसके साथ आपका जो पूरा क्वालिटी का हमारा प्रोजेक्ट है वो एकदम शानदार लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अब इसके बाद आप क्या करना, जो इसका क्वेश्चन बैंक है वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रैक्टिस कर लेना। जो अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड करा दूंगा। पहली बात तो ये अपडेटेड नोट्स और जो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है वो आपके गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगा, अमेंडेड एज पर आईसीआई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं खुशी खुशी बंदा आगे पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हम राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।